भैया जी का मैं आपका एक बार फिर स्वागत है और आज बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जम्मू कश्मीर पर एक अहम बैठक चल रही, जैसे आपको पता है, जिसमें कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावा 4 मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री शरीक है पूर्व, जो कि बातचीत के सिलसिले से जुड़े हुए हैं। बेहद अहम बैठक। अगर मैं कहूं कि 5 अगस्त 2019 की तारीख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर को लेकर, तो आज 24 जून 2021 की ये जो बैठक है, एक बार कह सकते हैं 370 के हटाने के बाद एक जो गहमा गहमी राजनीतिक हलचल है वो देखी जा सकती है। और आज इसी सिलसिले को जोड़ने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे बातचीत का सिलसिला हम जोड़ेंगे। लेकिन जो सबसे पहले जिनकी ओर रुख करना चाहेंगे वो हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद है। विक्रांत यादव जो कि हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, 7 लोक कल्याण मार्ग से। और हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रिफत और विक्रांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रांत, मैं जानना चाहूंगा कि बैठक का जो मजमून है, जो कि उसका कंटेंट है, जहां पर होना, उसको लेकर बड़ी तमाम सारी अटकलें हैं। क्या होगा, किस पर बातचीत हो रही होगी? कुछ कॉरिडोर से पता चल सका है, पॉलिटिकल कॉरिडोर से, कि किस पर हो सकती है बात और कहां पर शुरुआत हो रही है? क्या कुछ प्रारंभिक तौर से वेरी इनिशियल, वेरी प्राइमरी समझ में आ रहा है? जी विक्रांत। देखिए प्रतीक, 370 जब हटाया गया था तो उसके बाद से कश्मीर और दिल्ली के रिश्तों में एक बड़ी बर्फ जम गई थी और जो जम्मू कश्मीर के, खास तौर से जो कश्मीर रीजन के नेता थे, उनके और दिल्ली के संबंधों के बीच में एक बड़ी बर्फ की चादर आ गई थी। आज की बैठक में ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत बड़ा फैसला आएगा, जैसा 370 को हटाने का फैसला आया था उससे देश चौंक गया था, एक बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन आज की जो बैठक है उतना बड़ा फैसला नहीं, लेकिन ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो वो जो बर्फ है वो पिघली है। ना केवल गुपकार डिक्लेरेशन के जो नेता है वो यहां पर पहुंचे, तमाम वो राजनीतिक दल जो जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों की नुमाइंदगी करते हैं, वो सभी राजनेता यहां पर आज इस बैठक में, मेरे पीछे जो 7 लोक कल्याण मार्ग है वहां पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ बातचीत कर रहे हैं। 3.25 घंटे से अधिक का समय हो चुका है इस समय बैठक को शुरू हुए, तो निश्चित तौर पर अंदर जो बातचीत हो रही है वो भविष्य का कश्मीर क्या होगा, कैसे अब कश्मीर में पॉलिटिकल जो प्रोसेस शुरू करना है वो कैसे होगा, डिलिमिटेशन का जो काम चल रहा है उस पर क्या नजरिया है और आगे कैसे अब बढ़ा जाएगा। कि जो बीती बातें हैं, जैसे 370 और 35A को हटाने की बात करते हैं कश्मीर रीजन के नेता, कि उसके बिना हम बात नहीं करेंगे, वो सब चीजें अब पीछे की बात रह गई हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं है। ये चर्चा केवल और केवल भविष्य की है कि आगे कैसे अब पॉलिटिकल एक रास्ता निकाला जाए और जिस पर राज्य के जो राजनेता है, वहाँ की जनता है और केंद्र सरकार है, तीनों की उसमें किस तरीके से भागीदारी हो, ये एक रणनीति बनाने की बैठक में पहल की गई है। निश्चित तौर से बहुत बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण भी बात और बहुत जिम्मेदारी के साथ आपने ये बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे विक्रांत। और हमारे साथ रिफत मौजूद हैं, रिफत अब्दुल्ला। रिफत, कैसे हैं आप जनाब? जाना बहुत जरूरी। यहाँ पे हवाएं तेज चल रही हैं, अब देखना होगा सियासी हवाओं का रुख किस ओर जाएगा इस मीटिंग में। जी बहुत मैं यही जानना चाहता हूं, क्योंकि वैली में बहुत सारी कुछ चीजें हैं, हलचल है और बर्फ कहा कि पिघल रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिसको कि जो कि कश्मीर को रिपोर्ट करते रहे हैं या कश्मीर के मुद्दे से जुड़े रहे हैं, बहुत नजदीक से जानते हैं, वो इस बात के लिए हमेशा ये कहते रहे हैं कि दिलों को जोड़ने की जो बात है, झेलम में कितना पानी है, उसमें ब्रिज कैसा है, कैसे बना जाए, दिलों को कैसे जोड़ा जाए, उस तक कैसे पहुंचा जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और मुझे भी लगता है ये जो रिपोर्टिंग के सिलसिले में अक्सर जब जाना हुआ ये बात रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो बैठक है एक पहला सीढ़ी की पहला स्टेप हो सकता है, या और कुछ खास जो आपको लगता है कि इस बैठक से निकल सकता है? रिफत अब्दुल्ला। जी प्रतीक का शुक्रिया, और मैं आपको कह दूं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि अगस्त 5, 2019 के बाद कोई भी बड़ी पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं हो पाई। हालांकि यहाँ पे डीडीसी इलेक्शंस हुए, लेकिन वो लोकल लेवल पे हुए, लेकिन विधानसभा के लिए कुछ सोचा नहीं गया। आपको मालूम है कि जब 370 और 35A हटाया गया, उसके बाद असेंबली भंग हो गई और गवर्नर्स रूल जो है वो लगातार जारी है। हालांकि 2018 से ही यहाँ पे गवर्नर्स रूल है, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को लाया गया, लेकिन सबकी नजरें इसी पे हैं कि यहाँ पे जो है पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया जाए। लेकिन आपको मालूम है कि गुपकार अलायंस के जो लीडर्स हैं उसमें 7 पार्टियां हैं
फारूक अब्दुल्ला भी हैं, उमर अब्दुल्ला भी हैं, महबूबा मुफ्ती भी हैं, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी हैं, वो भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। वो लोगों के लिए क्या लाएंगे, क्या जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो अगर पूरी हो रिफत मैं पाएंगी? सवाल को उल्टा कर दूं, सवाल को मैं थोड़ा सा रिफाइन कर दूं, क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं ये पूछ लूं, वैली में क्या एक्सपेक्टेशन है, ये मैं जानना चाहता हूं, वहां की कॉरिडोर्स में क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सवाल ऐसे है जी। देखिए, एक चीज तो साफ है, कोई माने या ना माने, जब 370 और 35 से हटाया गया, कश्मीरी लोग उसके साथ नहीं थे। खासतौर से जो ये पॉलिटिशियन बता रहे हैं कि लोगों की उम्मीदों के मुताबिक वो फैसला नहीं था और किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। एक गवर्नर का ऑर्डिनेंस पास हुआ और उसके बाद प्रेसिडेंट ने अपनी मंजूरी दी और उसके बाद पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ। उसके खिलाफ जो है लोग जरूर हैं, यहाँ पे जो रियलिटी है। लेकिन बीजेपी ने ये कहा था विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, उस पर शायद आज चर्चा होगी। लेकिन ये जो सारे लीडर्स हैं, इनको अब ट्रबल में डाल दिया गया है, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, क्योंकि इन्होंने लोगों से वादा ये किया है कि गुपकार अलायंस जो बना है वो 370 और 35A की दिफा के लिए पहले क्योंकि ये जब यहाँ पे ये इस तरह की अफवाहें चली, आपको मालूम है 5 अगस्त से पहले कहा गया कि शायद 370 हटाया जाएगा, तो इन्होंने एक अलायंस बनाया, कहा कि हम उसके रोकथाम के लिए काम करेंगे। लेकिन जब वो हटाया गया, इनको जेल भर दिया गया, उसके बाद जब ये वापस आए तो इन्होंने इसका नाम रखा पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, और उसका इन्होंने एक ही एजेंडा रखा कि 370 और 35A को रिटर्न करने के लिए वो काम करेंगे। कल जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 दिन पहले जब मीटिंग इनकी हुई, तो उन्होंने प्रेस के सामने यही कहा कि वो बड़ी मजबूती के साथ प्राइम मिनिस्टर के सामने मीटिंग में ये बात रखेंगे कि लोग इस फैसले के साथ नहीं है, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, क्योंकि 370 और 35A जो है आर्टिकल वो कॉन्स्टिट्यूशन में थे, वहां पे कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। तो आज जो है क्या ये उस टेस्ट पे खड़े उतरेंगे? क्योंकि जो बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, इशारा कही, और माने ना माने वाली बात नहीं, बिल्कुल जब रिपोर्टर ग्राउंड रियलिटी से रूबरू होता है, वहां से जब रिपोर्ट करता है तो इस पे बिल्कुल नजरिया साफ होता है और वहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत भाई आपका भी, और विक्रांत भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को जहां पे छोड़ा रिफत ने, हम वहीं से शुरू करते हैं, और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे आपका तारुफ करा दें। मोहित भान साहब पीडीपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज हुसैन साहब आज हमारे साथ वैली से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए थैंक यू सो मच। इरफान हफीज लोन साहब एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। सुशील पंडित जी हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख इशफाक जब्बार साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारा पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद रहेंगे, थैंक यू सो मच। तस्लीम रहमानी साहब दिख रहे हैं स्क्रीन पर, थैंक यू सो मच, एमपीसीआई से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कुछ देर बाद हमारे साथ अपराजिता सारंगी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भी मौजूद रहेंगी, थैंक यू सो मच। मोहित भान साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा सीधे, और आप ही से जुड़ना चाहूंगा 370-35A को लेकर। बीजेपी ने कहा, बहुत साफ सा कहा कि वो इतिहास हो चुका है और जो चीजें इतिहास में हो गई उससे आगे बढ़ना चाहिए, उससे आगे बात करनी चाहिए। लेकिन अभी जैसी बात हो रही थी कि हम आपका जो जन्म है जिस पे गुपकार अलायंस हुआ, उसको तो यही था कि इसी के लिए जंग करेंगे, तो अब आगे बढ़ना है या जंग वहीं से शुरू होनी है, जिसको कि आप कह चुके कि नहीं अब तो 35A और 370 पे ही बात होगी और वही बात कही जाएगी वहां पे। मोहित भान मोहित एजाज हुसैन साहब, मैं माफी चाहूंगा मोहित भान साहब, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। एजाज हुसैन साहब अगर हमारे साथ जुड़े हैं, एजाज साहब जानना चाहेंगे कि जिस तरह की वैली में बात के लिए अभी कही गई और जिस तरह से बोला गया, और रिफत अभी रिपोर्ट कर रहे थे, सवाल यह है कि अपोजिशन पार्टीज तो ये कहती हैं और आपका ये कहना है साफ नजरिया कि 370-35 इतिहास हो चुका। एजाज हुसैन साहब देखिए, सबसे पहले जो आज मीटिंग बुलाई गई है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, जिसमें ऑल पार्टी सारे शिरकत कर रहे हैं, मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो जम्मू कश्मीर को लेके इतनी संजीदगी के साथ सोचते हैं। जब से धारा 370 हटी है उसके बाद यहाँ पे लोकल स्थानीय चुनाव करवाना और उसके बाद डीडीसी के चुनाव करवाना, 3 टायर पंचायत खड़ा करना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। आपको खुद पता होगा धारा 370 हटने के बाद जो जो राइट्स मिले लोगों को, चाहे लॉज की हम लोग बात करेंगे, आपको खुद पता होगा कितने सारे लॉज यहाँ पे पारित हो गए। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ जो SC/ST के कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको मिली है
उसके साथ साथ जो रिफ्यूजीज आए थे उनको यहाँ पे जो वोटिंग राइट्स नहीं थे उनको भी वोटिंग राइट्स मिला है। मैं समझता हूँ अच्छी पहले आज हमारा जम्मू कश्मीर पूरा देश के साथ इंटीग्रेट हुआ है। आज कोई सेपरेटिज्म की मानसिकता नहीं है, कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है। हाँ, इतना जरूर है जो कोविड की वजह से यहाँ जो महामारी हुई उसमें विकास थोड़ा गति कम हो गई, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मन के साथ विश्वास के साथ काम करना चाहती है जम्मू कश्मीर का, ये एक बड़ा उदाहरण है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। लेकिन साथ में जो लोग राइट एजाज साहब, मैं बिल्कुल शुक्रिया, मैं आपने बात साफ गोई के साथ रखी। इरफान हफीज लोन साहब मौजूद हैं, मैं वहां पर रुक करना चाहूंगा। इरफान हफीज साहब, सवाल यह है कि जिस तरह से बात कही गई और जिस तरह से बात बोली गई कि अपोजिशन ये कह रहा कि नहीं हमारा तो जन्म अभी ये हुआ है, गुपकार वाले जहां तक ग्रुप की बात है, उन्होंने कहा कि 370 और 35 से पे संघर्ष होगा, वही बात कही जाएगी, उसी को रखा जाएगा, या जिस तरह से डीडीसी के चुनाव हुए, चुनाव के बाद स्थितियां बदली स्थितियां परिस्थितियां बदली, पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई, वहां से विकास का रास्ता खोजना है, या सवाल यही है कि नहीं हमें 370 और 35 पे लड़ना है और वही बात कहनी है वहां पर? लोन साहब, देखिए मैं एक आम नागरिक की हैसियत से इससे पहले भी मैंने कहा कि यहाँ पर 35A 370 छीनने के बाद मैं हमेशा ये कहता रहा कि सब लोगों को जम्मू कश्मीर के जितने भी राजनीतिक लोग हैं इन्हें भारतवर्ष से जुड़ना होगा, संपर्क करना होगा। चाहे वो भारतवर्ष की बात हम करते हुए भारत सरकार हो, सिविल सोसाइटी हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हो, या जितने भी वहां पर। लोन साहब, जी मैं मुकम्मल कर रहा हूं। आप पूरा करिएगा, मैं सबको रोक दूंगा, पर जहां पे मुझे लगता है मैं वहां पे रोकना चाहता हूं आपको। लोन साहब, जब आप कहते हैं ना भारत सरकार और भारतवर्ष, तो मुझे लगता है कि आप अभी भी अपना हिस्सा नहीं मानते हैं। आप अभी भी मुझे लगता है कि दूरी के साथ रख के एक फासले के साथ हमसे बात करते हैं। आप फासले के साथ जब भी बात करेंगे तो दूरी नजर आएगी। मैंने तो अपना जब पहला, मैं तो कह रहा हूं, जब मैंने बिस्मिल्लाह किया इस प्रोग्राम का, तो मैंने कहा कि वो तमाम ब्रिजेस, वो तमाम 40 दिलों को जोड़ने की बात कैसे की जाए। और आप जब बात कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार, भारतवर्ष, तो मुझे लगता है जैसे आप बहुत दूर बैठे हैं हमसे, हमारे पास आना ही नहीं चाहते, तो कैसे बात बनेगी? लोन साहब, देखिए यही तो मेरे को चिंता है। मेरे जैसे लोग जो हिंदुस्तान के आईन में विश्वास रखने वाले लोग थे, हल ढूंढते थे, और आज 5 अगस्त के फैसले के बाद तो वैसे लोग वैसी सोच को हराया है भारत सरकार ने। वही तो मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न है। अब जो भी आप बात रखे, बाकी लोग रखे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, आपको देश जो वेस्टेड इंटरेस्ट से ऊपर होके आपको नेशनल इंटरेस्ट देखना होगा और ग्राउंड रियलिटी को बताना होगा। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि 5 अगस्त का जो फैसला हुआ 370, आपको याद होना चाहिए ये जम्मू कश्मीर एक अलग एक देश था जब भारत के साथ हाथ मिलाया, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेहरू जी, सारे लोग उस काबीना में थे, तो कुछ शर्तों पे हमने हाथ मिलाया था। और उसके बाद 53 में प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ जम्मू कश्मीर का, 65 में सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर खत्म हो गया, 5 अगस्त को जो हमारे पास बचा था उसे छीन लिया गया। तो फिर आप लोग कहते हैं कि भाई आप दूर क्यों भाग रहे, कश्मीरी भारत सरकार से क्यों लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर कश्मीरी लोग क्यों इससे डिफरेंटली देख रहे हैं? एजाज हुसैन साहब, ऑक्यूपेशनल फोर्स, मैं इसलिए इरफान हफीज लोन साहब, जब वैली से ने कहा कि मैं कहीं पुस्तकें लिख सकता हूँ, दिल्ली ने ब्लंडर किया कश्मीर पे। मैं एजाज हुसैन जब साहब, राइट, लोन साहब आई टेकन योर पॉइंट। मैं छोटे हिस्से में सबके पास जाना चाहता हूँ। लोन साहब, मैं छोटे हिस्से में सबसे बात करना चाहता हूं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लीडरान के पास जाना चाहता हूं। मैं एजाज हुसैन साहब जब वैली से जीतते हैं और वैली से निकलते हैं और जब वो बात कहते हैं, तो मुझे एक उम्मीद लगती है कि नहीं, लोन साहब बात सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। आई थिंक आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है। जी। एजाज हुसैन साहब, जो लोन साहब ने कहा कि हमने हाथ मिलाया था, कुछ शर्तों के साथ हाथ मिलाया था, हम अलग देश थे, आज भी वो जब बात शुरुआत करते हैं तो भारत सरकार की तरह से बात करते हैं। एजाज हुसैन साहब, जवाब देंगे?
सुशील जी जी मैं सुन पा रहा हूँ आप। जी एजाज हुसैन साहब, आवाज आ रही है आपको? एजाज हुसैन साहब, आवाज आ रही है आपको? एजाज हुसैन से साथ मेरा संपर्क टूट गया। लेकिन मैं सुशील पंडित जी के पास जाना चाहता हूं। सुशील पंडित जी, आपने लोन साहब को सुना, उनकी बातें सुनी ध्यान से। मैं जानना चाहता हूं, मैंने जहां से शुरू किया था वो बात वहीं से रह गई, और वो कह रहे हैं कि हाथ मिलाया था, कुछ शर्तों के साथ मिलाया था, और इतिहास की तरफ वो बार बार लौट के देखते। वो अलग देश था, मुल्क अलग था, हमने शर्तों के साथ आपसे हाथ मिलाया, और अब मतलब वो बात 370 और 35A पे आकर रुक जाती है। जी 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 सुशील पंडित जी। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं आपका एहसानमंद हूँ, कृतज्ञ हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज की चर्चा में मुझे बुलाया है, क्योंकि आपको लगता है कि कश्मीर के विषय में जब बात हो तो एक कश्मीरी हिंदू समुदाय भी है जिसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। भारत सरकार को यह नहीं लगता है। उन्होंने आज एक बारात बुलाई है कश्मीर से आवभगत के लिए, लेकिन कश्मीर घाटी के एक समुदाय को उन्होंने पूरी तरह भुला दिया है। उसकी एक भी आवाज उस पूरे जमावड़े में कहीं नहीं है। तो इसलिए मुझे आज आपका दुगना शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम आपने अपने मंच पर मुझे इस आवाज को थोड़ी सी जगह दी है। हम लोग दो पार्टों में पिसे हुए हैं। एक पार्ट वो है जिसने हमें निष्कासित किया एक हिंसक अभियान चलाकर कश्मीर से, और दूसरा पार्ट वो है जो हमारी भारत की अपनी व्यवस्था का है, जो इस नस्लकुशी को, इस जेनोसाइड को, इस जातीय संहार पर पर्दा डालता है, इससे आंखें चुराता है, इस पर लीपापोती करता है, इसको ढकता है, इसको मानने से इंकार करता है। जब मानने से ही इंकार करता है तो इसके पीड़ितों को न्याय कहां से देगा? आप अभी इरफान हफीज लोन के साथ बातचीत कर रहे थे, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, मेरे प्यारे हैं, अजीज हैं, जब मिलते हैं बहुत खुले दिल से मिलते हैं, और ये उनके खुले दिल का ही प्रमाण है कि वो जैसा सोचते हैं, जैसा कहते हैं, आपको दिख जाता है कि वो बहुत दूर हैं। अब वो इतनी ईमानदारी भी ना बरतें, आपको दिखाई भी ना पड़े तो कैसे चले? वो बहुत सादे इंसान हैं, वो ढकते नहीं हैं अपने दिल की बात को, और वो भारत के आईन की बात करते हैं। वो ये जानते हैं, वकील हैं पेशे से, वो ये जानते हैं कि इस आईन के ऊपर एकमात्र हक, इसके ऊपर एकमात्र जुरिस्डिक्शन, ऑथराइजेशन भारत की संसद की है। ये संसद तय करेगी, वो संविधान सभा की एक इनहेरिटर बॉडी है, वो तय करेगी कि भारत के संविधान में क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से जाएगा। ये किसी पंचायत, किसी विधानसभा, किसी नगर पालिका में तय नहीं होगा भारत के संविधान में क्या रहेगा। लोन साहब, और इसलिए इरफान लोन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं सुनूंगा। इरफान लोन साहब, मैं पूरे एहतराम के साथ सुशील जी से बताना चाहता हूं, क्योंकि इनका बहुत एक्सपीरियंस है, वेरी हाईली लर्न पर्सन। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, जो धारा 370 है, जब इल्हाक हुआ तो उस समय भारत के संविधान ने 370 के द्वारा उस इल्हाक को मान्यता दी, और टेम्परेरी इसलिए रखा कि जम्मू कश्मीर मेरे हुजूर बात सुनिए, असेंबली थी, बात वो अभी बनी नहीं थी। बात सुनिए, और आप 370 देखेंगे, उसमें लिखा है कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस पे निर्णय लेगी कि ये रहेगा या नहीं रहेगा। बात सुनिए मेरे दोस्त, बात सुनिए। राइट लोन साहब, हैव टेकन योर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने लिया आपका पॉइंट। मैं आ रहा हूं, शेख भाई आ रहा हूं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं इरफान भाई, आ रहा हूं, इशफाक भाई आ रहा हूं, सुशील पंडित साहब, जी लोन साहब, राज्य का विभाजन करना हो, राइट लोन साहब, हैव टेकन योर पॉइंट, ऑडियो डाउन, या सुशील पंडित जी प्लीज क्लियर। हाँ जी, लोन साहब, आप दोनों तरफ से भारत में जम्मू कश्मीर रियासत का विलय हुआ था, वो तारीख थी 26 अक्टूबर। तब ना भारत का संविधान बना था, ना 370 का कहीं तसव्वुर था, कोई विचार था। 26 अक्टूबर 1947 को तो भारत की संविधान सभा अभी बैठी ही थी। यह संविधान मुकम्मल हुआ 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 370 वाज एन आफ्टर थॉट, ये बाद में आया विचार था।
जिस पर शेख अब्दुल्ला ने बहुत में क्यों लिया आनाकानी की, बहुत बहुत जरा इस पे अवगत कराइए, इस पे रोशनी डालिए। अगर जम्मू कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ पूरा हुआ था, मैं आगे बढ़ता हूं डिबेट को आगे ले जाता हूं। राइट सर, अब निकालने की इसको, राइट मैं अब इसको निकालने की, आपने कहा कि संविधान सभा की, कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से निकलना चाहिए। देखिए साहब, वो प्रावधान भी भारत की संविधान सभा ने डाला था ना। कश्मीर के विषय में 370 एक टेम्परेरी धारा के रूप में, अनुच्छेद के रूप में रहेगा, ये भारत की संविधान सभा ने तय किया था, सर्वसम्मति से तय किया था। और वो कैसे जाएगा ये भी संविधान सभा ने तय किया था। क्यों टेम्परेरी लिखा था? क्योंकि यहाँ वो टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, ये 3 वर्ड थे। राइट सर, 3 वर्ड थे, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, ये थे। और ये संविधान सभा नहीं तय किए थे। जी बिल्कुल। लोन साहब, राइट साहब, राइट। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख इशफाक साहब को जोड़ना चाहता हूं। शेख इशफाक साहब को जोड़ना चाहता हूं। जी राइट सर। लोन साहब जी, इशफाक भाई जी, बात आगे बढ़ेगी। आपका शुक्रिया प्रतीक जी, आपने इशफाक मुझे भाई, समय दिया। इशफाक भाई बात आगे बढ़ेगी। सवाल यही है कि या वही 370-35 से जो तमाम पुश्तों ने पीछे देखी, हमने देखी, और हमारे बच्चे भी उसी पे बात करते रह जाएंगे, या हम मुख्य धारा में आएंगे और हम ये नहीं यहां से बात नहीं शुरू करेंगे कि भारत सरकार या भारत देश, ऐसे नहीं। हम यहां से कहेंगे मेरा मुल्क, मेरा देश और मेरा भाग्य, यहां से बात शुरू करेंगे। इशफाक भाई जी, प्रतीक जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया। और मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि पहले जो हमारे जो पैनलिस्ट बाकी है जो बता रहे थे धारा पे 370 पे, तो सारे लोग मेरे ख्याल से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं कि अपनी अपनी याचिका लेके। हाँ जी, 23 है। तो लेट्स वेट, हम इंतजार कर सकते हैं कि वहां से क्या आउटकम आएगा। तो उस पे हम ज्यादा टिप्पणी भी नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑनरेबल कोर्ट में सब जुडिस मामला है। राइट। तो जहां तक अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक 370 वापस नहीं आएगा, जब तक बाकी चीजें नहीं होंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा बातचीत में, और एक सेक्युलर जमात है और लोगों के लिए, हम पावर के भूखे नहीं है, लेकिन हम लोगों को एक बेहतर यहाँ एक प्रशासन देना चाहते, एक बेहतर यहाँ पे ये जो इस वक्त हालात है उसमें, जो आपने सुना ही होगा, हमारे जो प्रेसिडेंट है फारूक साहब, उन्होंने कहा मैं एक पॉजिटिव नोट से अपने वजीर आजम से मिलने जा रहा हूँ, उनसे बात कर, वो हम अपनी बात हमसे कहने जा रहे और हम उनकी बात, अपनी बात उनके सामने रखने जा रहे हैं। तो मीटिंग का एजेंडा तय नहीं है, तो बात होगी। तो मेरा यही है कि इस वक्त हमें सबको चाहिए कि एक पॉजिटिव तरीके से इस बात को ले ताकि ये बात आगे चले। राइट शेख साहब, राइट। मैं आपकी बात से, आपकी बात पॉजिटिव है, आपकी बात पॉजिटिव है, इस बात की तारीफ की जानी चाहिए। मैंने पिछला प्रोग्राम किया, उसमें भी जो उसको पसंद थे उन्होंने भी ये बात कही। शायद आपको पता होगा या नहीं होगा, मैं खुद भी एक मिलिटेंसी विक्टिम हूं। मेरे पिताजी को भी इसी टर्मोइल में शहीद किया गया। वो एक विधायक भी रहे यहाँ जम्मू कश्मीर से, साबका मिनिस्टर भी रहे। तो वो इसलिए मैं अपनी, जैसे कि अभी हमारे सुशील पंडित जी अभी बता रहे थे कि यहाँ नरसिंहार हुआ, यहाँ पलायन हुआ, तो मैं उनको बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि यहाँ मुसलमानों ने, जो मुसलमान वाकई होगा वो कभी किसी का खून नहीं बहाएगा। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होगा। यहाँ नरसिंहार मुसलमानों का भी हुआ, यहाँ सिखों का भी हुआ, यहाँ हमारे कश्मीरी पंडित बरादरी का भी हुआ। तो हमें आज भी, हम यहाँ भाईचारे से रह रहे हैं। जो कश्मीरियत असली है, जिसकी बुनियाद यहाँ पड़ी है। शेख भाई, मैं इशफाक भाई रोकना चाहूंगा। सुशील पंडित जी, जब इन्होंने कहा कि आप
मेरा भी शहादत मेरी भी हुई है, मेरे लोग भी उसमें जख्म में शरीक रहे हैं, वो लोग भी मरे हैं गोली से, टेररिज्म का वो भी शिकार हुए। तो मैंने देखा कि आप धीरे से मुस्कुरा दिए। जी हाँ, क्यों? मैं उसकी वजह बताता हूं प्रतीक जी। एक तो मौत किसी की भी हो बहुत गमगीन करती है जी, बिल्कुल, इसीलिए मैंने पूछा ये सवाल इसीलिए पूछा। और जब बात हो रही है, नहीं सुशील पंडित जी, जब ये बात आज हो रही है कि ब्रिज बनाने हैं, जब ब्रिज बनाने हैं तो फिर मुस्कुराहट क्यों? जी, इसको इतनी मासूमियत से मत लीजिए, क्योंकि जब हम अपने सामूहिक हनन की बात करते हैं तब ये उन लाशों को गिनना शुरू करते हैं जो कलाशनिकोव उठाने की वजह से, बमबारी की वजह से, जो वहां दहशतगर्दी की वजह से, खूंरेजी की वजह से, दंगाइयों की वजह से गिरी हैं। हमने किसी को तमाचा तक नहीं मारा, हमने किसी पर गोली हाथ नहीं उठाया, हमारा क्या कसूर था? लेकिन वहां जो बाकी लोग मरे हैं, नहीं तो इशफाक भाई की क्या गलती थी? नहीं, इशफाक भाई की क्या गलती थी सुशील जी? इशफाक भाई की क्या गलती थी? उन्होंने भी तो जख्म खाए, उनके यहाँ भी तो उनके वालिद। मैं बताता हूं क्या गलती थी हुजूर। आप मेरी बात सुन लीजिए। अब उन्होंने प्रतीक भाई, ये उस पार्टी से हैं जिसका शासन था, जिसने 80 दहशतगर्द छोड़ दिए जुलाई 1999 में, जिनको आर्मी ने एलओसी से पकड़ा था। इन्होंने उन लोगों को, जेकेएलएफ के लोगों को रिहा कर दिया, और उसी जेकेएलएफ ने वो बर्पा की हिंसा पूरी घाटी के अंदर के हमको निकलना पड़ा। अब ये खुद उसका शिकार होते हैं, जैसा कि हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अपने बाड़े में आप सांप पालेंगे तो क्या सोचते हैं कि आपको डसेंगे नहीं? इशफाक, आज ये बम बनाते हुए इनके हाथ में बम फट जाता है, तो क्या ये उसका कसूरवार मुझे मानेंगे? इशफाक पूछना चाहता, क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, या वही फारूक अब्दुल्ला नहीं है? मसूद अजहर कांधार लेके गए आप यहाँ से जहाज में, उसके साथ और भी लोग जिनको आपने छोड़ा, क्या उस वक्त वही फारूक अब्दुल्ला ने उसका विरोध नहीं किया था? क्या फारूक अब्दुल्ला ने नहीं कहा था मिलिटेंसी को आप रिवाइव कर रहे हो? क्या आज वही मसूद अजहर आपके यहाँ पे नहीं चला रहा है? ये कैसे? हम सब नंगे हैं, ये मेरे बता सकते। मैं बड़ी अदबन इनसे बात कर रहा था। इन्होंने उन शहीदों की बेइज्जती कर रहे हैं ये, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी है, जिन्होंने इस झंडे को जिंदा रखने के। वन बाय वन मैं आ रहा हूं भाई, प्रतीक भाई बात की है। मुझे लगता है कि आतंकवादियों को कंधार जैसे लोगों के जी इशफाक भाई बात नहीं करना चाहेंगे। वो जब किए दिल्ली में बैठ के, इनको कश्मीर का क्या पता है? ऑडियो इशफाक भाई की जी, छोड़ दिया था, घाटी में छोड़ दिया था जुलाई में, वो किसके एवज में छोड़ा था? राइट, आपका सवाल लिया मैंने, के लिए छोड़ा था। राइट, मैंने सवाल लिया आपका। मोहित भान साहब, आप जुड़ गए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीपी के नेता हैं, मेरे साथ जुड़ गए। मोहित भाई, मैं ये जानना चाहता हूं, मोहित भान साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मोहित भान साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी नेता ने एक बात कही, वो बात पीछे छूट गई है पाकिस्तान वाली बात, या कोई उसके अलावा भी आपके पास बात है? और 370 और 35A के आगे की बात कहना चाहते हैं, उसके आगे का रोड मैप बनाना चाहते हैं, या बस नहीं पहले इतिहास तय होगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे? मैं आ रहा हूं इशफाक भाई, मैं आ रहा हूं। मोहित भान, कुर्बानियां दी है सुशील पंडित जैसे लोग। जी शुक्रिया, आपने ये सवाल पूछा, मौका दिया बात करने का। मैं आपको बता दूं, मैं इशफाक भाई मैं कहूंगा ऑडियो डाउन कर ले, थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर ले। जी इशफाक भाई जी शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। जी जी मोहित भाई बोलिए। आप कह रहे हैं कि इतिहास में ही रहेंगे कि आगे बढ़ेंगे। देखिए जी, इतिहास का याद रखना और इतिहास का होना दोनों ही ज़रूरी है। हम इतिहास को कभी भी नहीं जी हम इतिहास को नहीं भूलेंगे, इतिहास को याद रख के हम आगे बढ़ेंगे। आपने बात की कि पाकिस्तान की
आपका शायद आपका सवाल शायद आपने सीधा ना पूछा हो, शायद आपका सवाल ये है कि कल जो महबूबा जी ने बात की कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, अगर उस हवाले से है तो मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि क्यों हम एक इस रिमार्क को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं कि जैसे कि बहुत कोई गलत बात हो गई। क्या हम सब लोग ये नहीं जानते हैं? क्या इस हमारे भारत की जनता ये चीज़ नहीं जानती है? क्या बहुत बड़े अलग अलग आपकी तरह और एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट और प्रिंट में हो चाहे मीडिया में हो, उन्होंने ये बात देश के सामने प्रस्ताव नहीं रखा और उनके सामने ये सामने नहीं लाई कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल टॉक्स ऑलरेडी पिछले 7-8 महीने से चल रहे हैं, जिसके रिजल्ट में, जिसके एवज में आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो LAC है वो शांत है। पिछले 100-150 दिन से वहाँ पे एक साजगार माहौल बनाया जा रहा है। फर्दर दोहा में वहाँ पे तालिबान के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीस टॉक्स कर रही है, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी शामिल है। आज हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवाल साहब तजाकिस्तान में थे, वहाँ पे बातचीत की, वहाँ उन्होंने इसमें शिरकत की। तो बातचीत का माहौल तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे तो जो हिंदुस्तान का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, चाहे वो आज की मौजूदा गवर्नमेंट है या इससे पीछे जो गवर्नमेंट हमारी, वही सवाल सीधा है, वाजपेयी साहब वही साहब एक सेकंड वही साहब, मैं सीधा सवाल पूछ लेता हूं, वक्त बहुत कम है, मैं सीधा सवाल पूछ लेता हूं आपसे। आप ये मानते हैं कि ये कोई भी बातचीत तभी तक सफल होगी जब तक बगैर पाकिस्तान से बात किए बात सफल नहीं होगी? ये आप मानते हैं? ये जो हमारी एक्सरसाइज हो रही है, इसको मानते हैं कि ये तभी सफल होगी, ये तभी इसके मायने हैं जब पहले पाकिस्तान से बात हो या पाकिस्तान को शरीक करें? ये मैं नहीं मानता हूं। देखिए जी, नहीं, ये दो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों अलग अलग एक्सरसाइजेस है। ये दोनों एक्सरसाइजेस जो हैं, ये दोनों अलग अलग एक्सरसाइज है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं या फर्दर वो बातचीत होगी, वो एक अलग एक्सरसाइज है। और ये जो आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक वेलकम स्टेप हुआ है, एक आगाज किया गया है एक बातचीत करने का, ये एक अलग है। इन दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों पैरेलली चलेंगे लेकिन अलग अलग चलेंगे। हमने बड़ा इसका स्वागत किया है, इसका खैर मकदम किया है कि एक न्योता वहां से आया है और सब ने यहां पे एक मत होकर वहां जाकर इस बातचीत के अंदर हिस्सा लिया, इस बातचीत के अंदर शामिल हुए। जो मैं शरीक करना चाहूंगा, मैं मोहित भाई आता हूं, मोहित भाई मैं आता हूं आपके पास। अपराजिता सारंगी हमारे साथ मौजूद है, स्क्रीन पर उनको लिया जाए। अपराजिता सारंगी जी, जिन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं उसी पर सीधा आ रहा हूं। सुशील पंडित जी मैं आता हूं बाद में। इन्होंने कहा कि दोनों चीजें अलग अलग चलेंगी लेकिन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं संबंध जरूर है। एक तरफ हत्याएं हैं, एक तरफ अपराध है, एक तरफ आतंक है, दूसरी तरफ बातचीत का क्या सिलसिला जुड़ेगा? और क्या जो ये बातचीत हो रही है उसमें वो एक हिस्सा कहीं दूर से आके जुड़ जाएगा पाकिस्तान का भी? ये जैसा मोहित जी कह रहे हैं और इसमें कह रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है, आप तो बात कर ही रहे हैं, तो इस पर भी बात कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। अपराजिता, क्या कोई स्टैंड फर्क है अब? अपराजिता सारंगी, आप सबको मेरा नमस्कार। इस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी 8 दलों के 14 नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने सबको यहाँ आने का, दिल्ली आने का, बातचीत करने का न्योता दिया। मुझे लगता है कि इससे उनकी सकारात्मक मनोवृत्ति झलकती है। सरकार ने हाथ बढ़ाया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारा मूल मंत्र है और उसी मूल मंत्र को मद्देनजर रखते हुए आज हम सबसे विचार विमर्श करना चाहते हैं। देखिए, जिसने जो भी वक्तव्य दिया, जिसने जो भी मंतव्य दिया, हम सारे मंतव्यों का, वक्तव्यों का सम्मान करते हुए और बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए आज सबको बुलाया है और हम चाहते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान अपराजिता सारंगी जी, मैं बीच में मैं माफी चाहता हूं, मैंने रोका आपको। किन बातों का स्वागत है और किन बातों को आप छोड़ रही हैं, ये जानना चाहते हैं। जरूरी लोगों को बिल्कुल क्लियर मैसेज हो कि आपने किन बातों पे बहुत ध्यान दिया और किन बातों को माना कि ये बिल्कुल बेकार की बात है, इनको छोड़ देना चाहिए, उससे मैसेज क्लियर हो जाएगा। अपराजिता सारंगी, देखिए, मैं लोकसभा की सांसद हूं। 5 अगस्त 2019 लोकसभा में क्या हुआ था मुझे पता है और बहुत विचार विमर्श के बाद, तर्क वितर्क के बाद आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाया गया था। इन 22 महीनों में अगर आप मुझे पूछें तो केंद्र सरकार ने खुद को
विकास के कार्यों पर और जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में अमन शांति लाने की दिशा में केंद्रित रखा। और आज हमारे पास तथ्य है, हमारे पास तर्क है। जिस तरह विकास की हवा बह रही है, जिस तरह हम अमन शांति लाने की बात कर रहे हैं, इसी दिशा में, इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज प्रधानमंत्री जी ने सारे दलीय नेताओं को बुलाया है। और देखिए, बात यह है कि हम चाहते हैं कि आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव हो जाएं और इसके लिए परिसीमा निर्धारण बहुत आवश्यक है, डिलिमिटेशन प्रोसेस बहुत आवश्यक है। और जहां भी विकास कार्य हो रहे हैं, इच्छा है कि सब लोग मिलकर उस विकास कार्य में सहयोग करें। आप देखिए, एक पर एक काम किए जा रहे हैं। आपको याद है 22 जनवरी 2020 को क्या हुआ था? करीबन 80,068 करोड़ रुपए का विकास पैकेज दिया गया था जम्मू कश्मीर को। और उसके बाद 890 केंद्रीय कानून आज के दिन जम्मू कश्मीर में लागू हैं। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है, आप इसे याद रखें। और जहां तक पंचायती राज व्यवस्था की बात है, जो 73rd अमेंडमेंट है, अपराजिता जी वो कह रहे हैं कि 35 से और 370 से 70 का महत्वपूर्ण है, उस पे उसके बगैर तो बात ही नहीं होगी, उसके बगैर तो बात ही नहीं बन रही है। आप विकास का कार्य दिए जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि 35 से और 370 से बगैर तो बात ही नहीं बनती। हम सबकी बात सुनेंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसका निर्धारण हो चुका है, जिस पर निर्णय हो चुका है और जिसे भारत की संसद ने निर्णय लेकर जिस पर एक मुहर लगा दिया है। तो मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 के बारे में जितनी भी बातचीत होगी, आर्टिकल 35A के रेस्टोरेशन के की दिशा में जितनी भी बात होगी, उसे तो मानने का सवाल ही नहीं है। मोहित भान कुछ आप कहना, मोहित भान आप कुछ कहना चाहती हूं विकास को लेकर, वो मुझे जरूर बोलने का मौका दें। राइट मोहित भान कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं तस्लीम साहब आपके पास आ रहा हूं। मोहित भान जी जोड़िए। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए जैसे कि अपराजिता जी ने एक बात की कि उन्होंने सबका साथ सबका विकास, जी उन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात की और बताया कि हमने एक हाथ बढ़ाया। तो अपराजिता जी, अगर वहाँ से हाथ बढ़ा तो हम भी यहाँ से 2 कदम आगे चले, ये दिखाने के लिए। और ये जो हमने हमेशा इस जनतंत्र के अंदर हमने इस भरोसा रखा है, तो उस जनतंत्र के तहत हम भी 2 कदम आगे चलकर गए और प्रधानमंत्री जी के साथ इस मीटिंग में शामिल हुए, ताकि हम अपनी बात रख सकें और उनकी बात भी सुन सकें। बाकी रही बात, आप कह रहे हैं कि 370 और 35A संसद में पास हो गया है और इसके बाद इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं सिर्फ आपका ध्यान पूरे एक छोटी सी चीज की तरफ केंद्रित करना चाहूंगा कि अभी हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट नाम का एक इंस्टीट्यूशन है जो बड़ा विजिबल है और बड़ा काम भी करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका दायर की है उसको मेंटेनेबल माना है और ये सब जुडिस है। तो अगर आप ये कहते हैं कि इसको कोई भी नहीं बदल सकता है, तो इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए, यहां कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सुप्रीम कोर्ट की अभी इतनी जल्दी बेइज्जती ना करें, सुप्रीम कोर्ट को खारिज ना कर दें। ये अभी भी वहां पे मेंटेनेबल है, वहां पे अभी इसके ऊपर ट्रायल शुरू होने वाला है। तो हम देखेंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या नतीजा निकल कर आएगा, उसके बाद आप उसके ऊपर कोई वक्तव्य दें तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन ये बोलना कि भाई उसके बाद आज की डेट में ये सब खत्म हो गया, दफन हो गया, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, निकल के नहीं आएगा, ये मेरे हिसाब से। अपराजिता सारंगी, देखिए, आज के दिन हम विकास के कार्यों पर केंद्रित रहें तो बेहतर है। और इस विकास की जो धारा ये जो बह रही है, इसमें हम चाहते हैं आप सब शामिल हों। और हमें याद रखना चाहिए कि आज के दिन विकास के कार्यों पे तो हम केंद्रित हैं। विकास की बात नहीं, आप बोल रहे हैं कि 73वां अमेंडमेंट लागू किया गया, इसको कोई ताकत वापस नहीं ला सकती है। 3650 सरपंच है वहां, 33,000 पंच है वहां। और आप सब जानते हैं वहां पर आयुष्मान भारत आ गया है जो नहीं था पहले। आप सब जानते हैं इस बात को। 50,000 फैमिली को सुरक्षा कवच मिल चुका है, वहां पॉक्सो लागू हो चुका है। अपराजिता जी, और आप वहां मानते हैं पर सुप्रीम कोर्ट में ये केस मेंटेनेबल है? SC लोगों को संरक्षण नहीं मिलता था। अब केंद्रीय नीति कानून के अनुसार वहां के SC ST बंधुगण को आरक्षण मिल चुका है। इसे भी आप याद रखें। ऐतिहासिक समस्याओं का समाधान हम एक पर एक करके कर रहे हैं और जरूर करेंगे। अभी बोला 370 में ताकत वापस नहीं ला समय लगेगा
और मैं मैंने आपको बता सुप्रीम दूं कोर्ट की बात की तो आज आपने के तो दिन आप विकास की बात करें, आप आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे? खाता लेकर बैठ गए, आप आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे? हमें आगे बढ़ना है, दे दिए, मोहित जी, हमें जम्मू मैं बताता कश्मीर को आगे ले मोहित जाना जी, है। अपराजिता जी, अपराजिता जी, मैं समझ गया। ऐसा जी। थोड़ी ना था कि मेरे समझ में नहीं आ रही थी और मैं उसको रोक नहीं रहा था। अब मोहित जी मैं बता देता हूं, मोहित भान जी, आपने जो बार बार जो इस बात को कहा और अपराजिता जी बराबर विकास का पर्चा पढ़ती रही, उसका मतलब यह था सवाल तो मैंने सुन लिया है आपका, लेकिन आप नहीं समझना चाह रहे हैं मेरी बात को, और अपराजिता जी जो बात कह रही थी उसको आप नहीं ध्यान दे रहे थे, और मोहित जी जो आप कह रहे थे वो दूसरी तरफ नहीं ध्यान दे रहे थे। बात तो सबने समझ ली, लेकिन सवाल यह है मोहित जी, इतनी ही तो बात है कि आप आना चाहते हैं मुख्य धारा में या नहीं, या मुख्य जब हिस्सा बने तो उस हिस्से की तरह रहना चाहते हैं या नहीं, यही बात तो थी, इतना ही बात थी। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद तस्लीम साहब आपसे शुरू करेंगे। भैया जी कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे, सीधे तस्लीम रहमानी साहब का रुख करेंगे। तस्लीम साहब माफी चाहूंगा, बहुत बहुत माफी चाहूंगा, और देर से आपके पास आना हुआ, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी बैठक खत्म हुई है, तमाम सारी बातें हुई, पैनल पे भी बातें हुई, सुशील पंडित जी ने भी अपनी बात कही, नाराजगी की बात भी कही, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि अब तमाम सारे जब सिलसिले जुड़ रहे हैं, बातचीत का रास्ता बन रहा है, तो जिस तरह से मुख्यधारा में रह के बात होती है और जिस तरह से मुख्यधारा में रह के बात की जानी चाहिए वो होनी चाहिए, ना कि इतिहास के पन्नों को अब टटोला जाए वापस। जी तस्लीम रहमानी साहब। प्रतीक जी, आपसे ताल्लुकात बहुत कदीम हैं, 20-22 साल के हैं, तो इसलिए सब्र का इतना सख्त इम्तहान मैंने आपको दे दिया। मैं माफी चाहता हूं। आमतौर पर ये मेरी मिजाज और आदत के खिलाफ है। जी मैं माफी चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि कश्मीर का मसला सिर्फ कश्मीर के लोग हल कर पाएंगे, ऐसा अगर आपका भी ख्याल है तो मैं समझता हूं ये गलत है। इसलिए कि आज कश्मीर के तो लोग कहते हैं कि कश्मीर का मसला कश्मीर के ही लोग हल करेंगे, ऐसा नामुमकिन है। वो मैं बता देता हूं क्यों। इसलिए कि आज जो मीटिंग हुई है, मैं हमेशा गवर्नमेंट का कश्मीर पॉलिसी का और फ्रॉड पॉलिसी का क्रिटिक रहा हूं, आज तारीफ कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि बगैर एजेंडा का मीटिंग बुलाइए, ये बहुत ही इंटेलिजेंट स्टेप है। राइट। वरना पहले ही दिन ये एजेंडा अगर सरकार ने दिया होता फियास्को हो जाता। स्टेक होल्डर है इरफान लोन और सुशील पंडित, जो आज यहां इस डिबेट में भी जाहिर हुआ। ये दो धाराएं हैं, लेकिन इन दो धाराओं के पीछे जो मुख्य धारा है वो दो एक्सिस है। एक एक्सिस है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, दूसरा एक्सिस है गल्फ, अमेरिका और इजराइल। ये बातें कोई करता नहीं है, और ये वो अनसीन हैंड हैं, नादीदा हाथ हैं जो कश्मीर को कंट्रोल करते हैं। इसके बगैर ना वो मीटिंग होती है जो आज हुई है, और ना उसके आउटकम उस तरीके से आते हैं। और ये अगर हैंड्स मौजूद हैं तो वही हैंड्स तय करेंगे, कश्मीरी तय नहीं करेंगे, भारत तय नहीं करेगा। मुझे माफ कीजिए इतनी सख्त बात कहने के लिए, लेकिन हम जो लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, जो सोचते हैं, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूं। आज सिर्फ इतना होना है, ये वेलकम है, आज गुफ्तगू का आगाज हुआ है, ये पहला है, आखिरी नहीं है। मुझे उम्मीद है लंबा चलेगा, कई बार गुफ्तगू होगी और लोग भी इसमें जुड़ते चले जाएंगे। आप चाहे जितना पसंद करें या ना पसंद करें, मगर लोग इसमें जुड़ेंगे आगे भी गुफ्तगू में। शायद डिलिमिटेशन करके जो पॉलिटिकल डेडलॉक 5 अगस्त 2019 से चल रहा है, वो डेडलॉक खत्म करने की बड़ी सख्त जरूरत इस वक्त है सरकार को। अफगानिस्तान के बदलते हुए हालात की सूरत में हमारा देश इंगेज भी कर रहा है अफगानिस्तान में, तालिबान के साथ भी कर रहा है, और वो जो सितंबर तक सूरत हाल वहां बदल ले, उसको यहां भी कंट्रोल करना है। तो एक डिलिमिटेशन कंप्लीट करा के इलेक्शन प्रोसेस में लाके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को जिंदा रखना इस वक्त की तरजीह है, और ये दोनों के इंटरेस्ट में है। वहां की पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट भी है, सरकार का इंटरेस्ट भी है। तो कॉमन इंटरेस्ट की वजह से ये वार्ता इस हद तक तो रहेगी कि दोनों यूनियन टेरिटरीज में एक नए डिलिमिटेशन के तहत एक जो पॉलिटिकल बैलेंस है जम्मू और कश्मीर के बीच, उसको डिलिमिटेशन के जरिए ठीक करके और एक इलेक्शन करा दें और मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज आ जाए। उसके बाद क्या होगा वो बात आई डोंट थिंक कि कोई स्टेटहुड मिलने जा रहा है, या कोई पाकिस्तान पे बात करेगा या कुछ और करेगा। राइट तस्लीम साहब, बहुत अच्छी बात है आपने कही, और निश्चित तौर से ध्यान देने वाली बात है। और ये बात कॉरिडोर्स के पीछे कही, मैं ऑफकोर्स आ रहा हूं सुशील पंडित जी, और कहने का हक है उनको। ये बात अक्सर कही जाती है कि किसी का दबाव है,
और बार बार ये कहा जाता दबाव है इसलिए बातचीत का न्योता दिया गया, इसीलिए दस्तरखान बिछाया गया। लेकिन ठीक है, क्योंकि मैं